नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात हरीश रावत की करते हैं तो एक बड़ा झटका कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। जी हां, हरीश रावत को कांग्रेस ने झटका दिया है। 2022 में उत्तराखंड कांग्रेस करेगी सामूहिक दावेदारी। बिना सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी कांग्रेस। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हरीश रावत ने की थी सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग। एक बार आपको फिर से बता दें, उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा निकालेगी कांग्रेस। खटीमा से होगी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। लॉकडाउन खुलते ही शुरू होगी परिवर्तन यात्रा। और ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, हरीश रावत बार बार इस बात को लेकर जोर दे रहे थे कि उत्तराखंड में सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, लेकिन जिस तरीके से वहां पर गुटबाजी है, जो अंदरूनी जो राजनीति चल रही है, ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है कि नहीं, बिना कैंडिडेट के ही, बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस उत्तराखंड में किसी चेहरे को लेकर के जा पाने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जो भी चेहरा है वो सर्वमान्य नहीं है। दूसरा खेमा उसे जो है पैर पकड़ के खींचने में लगा हुआ है। खींचतान उत्तराखंड कांग्रेस में आज की नहीं, बहुत पुरानी है। वहां पर इंदिरा गुट और हरीश रावत गुट, ये दोनों गुट एक दूसरे के साथ हमेशा से खींचतान करते रहे। अभी भी इससे पहले हरीश रावत को चूंकि पंजाब का प्रभारी बनाया गया, लेकिन हरीश रावत ने कहा कि मुझे उत्तराखंड वापस लौटना है और उत्तराखंड को जरूरत है मेरी जो है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसी किचकिच को दूर करने के लिए अब आला कमान ने फैसला किया है, बिना किसी चेहरे के जाएगी कांग्रेस 2022 के चुनाव में, और सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक दावेदारी करेगी कांग्रेस, और सामूहिक नेतृत्व जो है वहां पर होगा। और जो चुनाव जीतने के बाद फिर उसके बाद पार्टी विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर पार्टी को बहुमत मिलता है तो। ये सिर्फ इसलिए ताकि खींचतान ना हो, किसी एक को जो है उपकृत करके दूसरे को नाखुश करके कांग्रेस एक तरह से गुटबाजी को और बढ़ावा देगी, इसीलिए ये फैसला किया गया है। बिल्कुल। और इस वक्त उत्तराखंड में कई गुट बन गए हैं, जैसे कि आपने पहले ही जिक्र कर दिया कि वहां पर अलग अलग तरीके से गुट बनाए हुए हैं और सब अपने आप को चेहरा घोषित कराना चाहते हैं। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये बहुत ही समझदारी से ये फैसला लिया गया है ताकि वहां पर कोई गुट सक्रिय ना हो। देखिए, हरीश रावत के लिए एक बड़ा झटका है। हरीश रावत लगातार सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चेहरे को लेकर के पार्टी को जाना चाहिए, तभी पार्टी को कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने यह तय किया है कि चेहरे के साथ जाना दरअसल उनके लिए एक बड़ा जोखिम हो सकता है, क्योंकि जो भी चेहरा होगा वो जिस भी गुट का होगा, वो दूसरा गुट उसको जो है वहां पर रहने नहीं देगा या फिर उसे कामयाब नहीं होने देगा। यही वजह है कि अब चेहरे को दरकिनार करके पार्टी ने सामूहिक भागीदारी से, सामूहिक नेतृत्व से अब चुनाव लड़ने का फैसला किया है कि सारी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेगी और उसके बाद तय होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा या कौन नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो कल दिल्ली आने वाले हैं। आपको बता दें कि कुछ बीजेपी नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठ नेताओं को दायित्व देने के पक्ष में है बीजेपी संगठन। शासन ने मांगा है खाली पदों का ब्यौरा। अफसरों को 15 जून तक का समय दिया गया है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कल दिल्ली दौरा पर रहेंगे। कुछ बीजेपी नेताओं को मिल सकते हैं अहम दायित्व। वरिष्ठ नेताओं को दायित्व देने के पक्ष में बीजेपी के संगठन, चूंकि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत बनाने के लिए जो खाली पद हैं उसे भरने के लिए आला कमान की तरफ से पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। और ऐसे में अब बहुत ही जल्द इस पर फैसला भी ले लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो कि कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे, बीजेपी नेताओं को कुछ अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है उत्तराखंड में। और शासन से इसलिए खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है और 15 जून तक समय दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय से कोविड-19 के नियंत्रण एवं कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि टेस्टिंग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इन्फोर्समेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए।
कोविड की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रखी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में तैयारियां अच्छी हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लेने और अटल आयुष्मान कार्ड का लाभ न दिए जाने की शिकायतें भी आ रही हैं और ऐसा करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को और बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए नियमित शिविर भी लगाए जाएं। तो कोरोना महामारी से निपटने की तैयारी का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी के उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के आईसीयू और वेंटिलेटर रूम के साथ साथ निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और सीएमएस यतेंद्र सिंह को अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं कार्यदायी संस्था को ऑक्सीजन प्लांट को तय समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अस्पताल में कर्मचारियों की कमी को लेकर उन्होंने सीएमओ देहरादून को तत्काल अस्पताल में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति का भी आदेश दिया है। साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हॉस्पिटल मसूरी का प्रमुख हॉस्पिटल है। अरे रुक जाओ। और मैंने अभी यहाँ के डॉक्टर्स से बात की है, मैंने विजिट किया है और ओपीडी भी यहाँ पर बहुत ठीक आ रही है। मैंने हर डॉक्टर से जाके पूछा आपके यहाँ किसी के यहाँ 30 हैं, किसी के यहाँ 35 हैं, कहीं 25 हैं। इसका मतलब है कि इस हॉस्पिटल पर लोगों का भरोसा है, लोग विश्वास से यहाँ पर आते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो जो सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए, मैंने सीएम से जानकारी ली है कि क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर हैं। ऑक्सीजन प्लांट हमारा जो है, जैसे मैंने अभी उस कंसर्न एजेंसी से बात की है, 10 दिन के अंदर हमारा ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटल मसूरी का प्रमुख हॉस्पिटल है। अरे रुक जाओ। और मैंने अभी आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ के द्वारा किए गए सबसे बड़े साइबर ठगी के पावर ऐप खुलासे मामले में एक और बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामले में दूसरी गिरफ्तारी लखीमपुर उत्तर प्रदेश निवासी प्रकाश वैरागी की हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि प्रकाश का खाता 3 माह पहले खुला है, जबकि खाते से 3 माह में 70 करोड़ रुपए के करीब ट्रांजैक्शन हो गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बैंक में 50,000 से अधिक ट्रांजैक्शन पर पैनी निगाह होती है, फिर एक खाते से इतनी बड़ी रकम का लेन देन कैसे होता रहा। एडीजी प्रशासन अभिनव कुमार ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है, सीधे बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार अभी नहीं कहा जा सकता। जांच में और फैक्ट सामने आएंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी इस स्टेज पर ये कहना कठिन होगा स्पष्ट रूप से कि किस तरीके से क्या किसी इसमें बैंक की मिलीभगत है या लापरवाही है, या इन लोगों ने ही उसको इतना क्लेवरली ट्रांजैक्शंस को डिस्गाइज किया कि बैंक्स को वो रूटीन ट्रांजैक्शन लगे। तो अभी इस स्टेज पे अर्ली स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। इस समय बैंक्स की कल्पेबिलिटी के बारे में कुछ भी कहना। वह दिनेशपुर में चोरी के आरोप में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों युवकों को मोटर चोरी करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया था, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। युवकों की पिटाई का जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच की बात कही है। दिनेशपुर के थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान भी की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिनेशपुर की तस्वीर है, जहां पर चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई हुई है। इस पिटाई के जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी आपके द्वारा ही बताया गया है कि अभी कुछ ऐसा कोई वीडियो वायरल हुआ है। अभी वो वीडियो को अभी हम मंगा के उसकी जांच कर रहे हैं। अगर वास्तव में अगर कोई इस टाइप की घटना घटित हुई है जिनके द्वारा भी ये कृत्य किया गया है, उनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है।
वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को तरह तरह से जागरूक भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मंगल नगर पालिका ने सभी दुकानदारों को वैक्सीन लगवाने के बाद ही दुकान खोलने की अपील की है और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसे नियम का पालन कराने के लिए बाकायदा नगर पालिका प्रशासन ने एक टीम का गठन भी किया है जो रोज बाजारों में घूमकर दुकानदारों को वैक्सीनेशन चेक करेगी। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के इस फरमान से दुकानदार काफी नाराज हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले नगर पालिका ने वैक्सीनेशन कराए तब ये फरमान लागू करें। जो ये क्या है कि सभी दुकानदारों को वैक्सीन लगा के दुकान पर बैठे, तो इसमें इनको ये भी करना चाहिए कि जल्द से जल्द दुकानदारों को वैक्सीन लगनी चाहिए जिससे व्यापार चौपट भी ना हो। और पिछले काफ़ी समय से दुकान बंद पड़ी है, बाज़ार में वैसे भी काम नहीं है इतना, और ना जाने कैसे कैसे दुकानदार अपना गुजारा कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द ही व्यवस्था करनी चाहिए, व्यापार भी चौपट ना हो। नगर पालिका ने जो ये क्या है कि नगर पालिका द्वारा जो कोविड प्रोटोकॉल तय किए गए हैं भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, उसके अनुपालन और परिपालन कराने का जिम्मेदारी शहरी क्षेत्र में नगर पालिका को सौंपी गई है। एसडीएम साहब के स्पष्ट निर्देश थे कि जो भी दुकानदार हैं या रेडी वाले हैं या ई रिक्शा वाले हैं, क्योंकि ये फ्रंट लाइन में है, सीधे एक्सपोजर में है, तो इनका वैक्सीनेशन आवश्यक है होना। तो यहाँ देखा गया कि तमाम बहुत कम तादाद में लोग वैक्सीनेशन करा रहे, तो इसके क्रम में नगर पालिका द्वारा टीम गठित की गई है जो कि लोगों को मोटिवेट कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेपाली फॉर्म के पास टोल प्लाजा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को घेरने का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ तहरीर देकर गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की है। तहरीर में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए रायवाला के एक रिसोर्ट में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी थी, जिसके बाद क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ने लगा, जिसके जिम्मेदार विधानसभा अध्यक्ष हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के इस कदम को लाश पर राजनीति करना बताया है। अभी वरिष्ठ कांग्रेस जनरल द्वारा कोतवाली में आके एक तहरीर रिसीव कराई है, जिनमें उनके द्वारा बताया गया कि कोविड नियमों को ताक पे रख के जो है कार्यक्रम हुए हैं। इस संबंध में उनकी रिसीविंग इनको दे दी गई है और इस संबंध में जांच की जाएगी। जो भी चीज़ निकल जाएगी उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस बार पूरे उत्तराखंड में ऋषिकेश सबसे अग्रिम विधानसभा रही जिसमें कोरोना के लोगों को चाहे कोरोना से पीड़ित रहे चाहे कोरोना से मृत हुए हैं, तो उसमें उसको देखते हुए क्योंकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र के विधायक लगातार कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। 6 अप्रैल को 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत हजारों लोगों को एक रिसोर्ट में इकट्ठा किया गया, जबकि साफ गाइडलाइन थी कि 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। एक और नरेंद्र मोदी जी कोविड की गाइडलाइन के पालन करने की बात करते हैं, दूसरी ओर उन्हीं के विधानसभा के अध्यक्ष लगातार कोविड नियमों का उल्लंघन। तो मानसून सीजन से पहले टिहरी जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिलाधिकारी ईवा आशीष का कहना है कि कई राउंड बैठक भी हो चुकी है और अफसरों को आपात स्थिति से पूरी सजगता के साथ निपटने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। स्लाइड जोन में जेसीबी तैनात रहेंगी। तो एक बार आपको फिर से बता दें, मानसून को लेकर के जो हमारा ऑफिशियली आपदा सीजन नोटिफाइड रहता है, तो उसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। कई राउंड इसकी बैठकें भी हो गई हैं। जिस जगह पर जेसीबी तैनात होनी है वो सब सारे कार्य हो गए हैं। बोर्ड लगने का काम, ऑल्टरनेट रूट डिसाइड होने का काम, जो लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, तो यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके अलावा बिजली विभाग, विद्युत विभाग और जितने भी अन्य विभाग हैं जिनके द्वारा तैयारियां की जाती हैं, तो वो सब भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। इनफैक्ट
जैसे आपदा में कई बार अभी चूंकि वो भी आपका सिंचाई का भी सीज़न ये रहता है, मतलब इसमें रोपाई करते हैं लोग, तो उसमें कई बार नहरें भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो उसमें मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा अनटाइड फंड की मांग की गई थी कि लोग आज के डेट में कोविड की वजह से सक्षम नहीं है देने को, तो उनको अनटाइड फंड की राशि भी रिलीज़ कर दी गई है, जिससे कि लोगों को कोई कहीं पर असुविधा ना हो, और कहीं पर अगर ध्वस्त भी होती है गूल वगैरह तो HDPE पाइप वगैरह से वहाँ पर वो दे सके सिंचाई। तो इस तरीके से जनपद में एक्स्ट्रा भी जो हम लोग काफ़ी स्टेप्स ले चुके हैं, जिससे कि लोगों को कठिनाई ना आए। वह तेज बारिश से नरकोटा में भारी नुकसान हुआ है और लोगों के घरों में मलबा भी घुस गया है। वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी देर रात से बाधित चल रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से सटे बछनसियों क्षेत्र के नरकोटा गांव में काफी नुकसान हुआ है और घरों में मलबा घुसने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं हाईवे खोलने का काम भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम मौके पर पहुंच गई है और नुकसान के आकलन के लिए राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 341 जाबाज युवा अफसर मिल गए हैं। मित्र देशों के 84 कैडेट्स पास आउट होकर अफसर बने हैं। सेना की पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल RP सिंह ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। IMA के ऐतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ लेने के बाद सभी 341 कैडेट्स भारतीय सेना का अभिन्न अंग बन गए हैं। मुकेश कुमार को स्वार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला है, जबकि दीपक सिंह को गोल्ड, मुकेश कुमार को सिल्वर और लवनीत सिंह को कांस्य पदक से नवाजा गया है। दक्ष कुमार पंत ने सिल्वर मेडल TG हासिल किया। आपको बता दें कि पासिंग आउट परेड के बाद उत्तराखंड के 37, यूपी के 66 और हरियाणा के 38 कैडेट्स पास आउट होकर भारतीय सेना में अफसर बन गए हैं। पासिंग आउट परेड को देखते हुए अकादमी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। आसपास ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात हल्द्वानी की करेंगे, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि STH में पुराना ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मामला, प्लांट लगने वाली फॉर्म पर जो प्लांट लगाया है जिस फॉर्म ने, उस पर मुकदमा दर्ज होगा। सांसद अजय भट्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। 65 लाख की लागत से यह प्लांट लगाया गया था। सुशीला तिवारी अस्पताल में पुराना प्लांट लगाया गया। कार्यदायी संस्था ने किया था बड़ा गोलमाल और अजय भट्ट BJP सांसद इन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए थे कि हर हाल में इस मामले की जांच हो और जिन्होंने ये प्लांट लगाया है या उस पर मुकदमा दर्ज हो। उसको जब मैं देखने गया तो अच्छा चमचमाता हुआ रंग चूना ठीक ठाक लगा था उस पर, और उसी दिन मैंने दूसरा वाला भी देखा जो DRDO ने बनाया था, वो भी ठीक ठाक बना था, क्योंकि दूसरे दिन उद्घाटन होना था DRDO के हॉस्पिटल का। बाद में पता लगा कि वो पुराना था, तो लगाने वाले ने पुराना क्यों लगाया, और वो चाहता था कि मैं नए की तरह से इसकी कॉस्ट लूं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जब पता लगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच करी तो उसे पुराना पाया गया, और पुराना पाए जाने के बाद अब उसके लिए नए लाने के टेंडर कर दिए गए। वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों की एक हफ्ते से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है, मगर हड़ताल समाप्त होने के बावजूद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपने कार्यालयों में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मिशन से जुड़ी कर्मचारी निमी कुकरेती ने बताया कि एक हफ्ते चली हड़ताल के बाद उन्हें शासन स्तर पर आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर 1 महीने के भीतर ड्राफ्ट तैयार करके कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद यह साफ हो पाएगा कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों की मांग पर किस तरह अपना आगे रुख कर रखती है। तब तक काली पट्टी सभी कर्मचारी बांधकर अपने कार्यों में
कार्यालयों में काम करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि काली पट्टी बांधने का कारण है कि शासन को लगातार एहसास दिलाया जाता है कि उनकी तरफ से कर्मचारियों को 1 महीने का समय दिया गया है, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा कमेटी बनाकर प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत करने की हामी भरी गई है। अभी शासन ने हमें कुछ लिखित में आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पे हम विचार कर रहे हैं, और शासन ने हमारे एक्स कैडर वाली जो मांग थी उस पे समिति बनाई है, और वो जो समिति है वो डीजी ऑफिस में काम कर रही है कि ताकि जो है एक्स कैडर वाली जो फाइल है, जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा सके, और उसके बाद ड्राफ्ट जो है शासन को हम प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तैयार। और इसके साथ ही देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।